हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। हम देखिए आज के सेशन में फिस्कल पॉलिसी को कवर करने वाले हैं। ये अपना एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है नेशनल इनकम के बाद। हम लोगों ने इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी ये सब कर लिया है। आज की क्लास में फिस्कल पॉलिसी को शुरू कर रहे हैं और जिसमें हम बजट और उसकी हिस्ट्री के बारे में, यानी आज की क्लास थोड़ी सी फैक्चुअल होगी। नेक्स्ट सेशन में हम लोगों के कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएंगे। आज इंट्रोडक्शन समझते हैं कि फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, कौन इसको यूज करता है और कैसे इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो होती क्या है। दो तरीके की पॉलिसी हम समझते हैं। एक को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। एक को क्या कहा जाता है? मॉनेटरी पॉलिसी, हिंदी वाले कहेंगे मौद्रिक नीति। और एक होता है फिस्कल पॉलिसी, जिसको हिंदी वाले कहते हैं वित्तीय नीति। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी को कौन डील करता है? आरबीआई करता है। और फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड सारे डिसीजन कौन लेता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेता है। यहाँ पे क्या होता है? मनी से रिलेटेड सारे डिसीजन लिए जाते हैं, यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, मनी से रिलेटेड, यानी मनी सप्लाई से रिलेटेड अगर कोई भी एक्शन होता है तो वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर आ जाता है। ठीक है, मनी को प्रिंट करना, कितना प्रिंट करना है, कितना नहीं करना है, रेपो, रिवर्स रेपो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये सब चीजें किस में आएंगी? ये सब मॉनेटरी पॉलिसी में आएंगी। फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है? गवर्नमेंट की दो बातों को डिस्कस किया जाता है। एक तो गवर्नमेंट कितना रिसीट कमा रही है, यानी कितना उसने रेवेन्यू जनरेट करा है, यानी कितनी कमाई की है अगर मैं लेमन टर्म्स में कहूं। और गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है, गवर्नमेंट ने कमाया कितना है और गवर्नमेंट ने खर्चा कितना किया है। इन दोनों का लेखा जोखा फिस्कल पॉलिसी कहलाता है, यानी कि वित्तीय नीति जिसको कहते हैं फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, जिसमें रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों को देखा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसीट कितना कमा रही है, यानी रेवेन्यू यानी इनकम कितना कमा रही है, और एक्सपेंडिचर कितना कर रही है, खर्चा कितना कर रही है। क्लियर? तो मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई डील करता है और फिस्कल पॉलिसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील करता है। एक अच्छी फिस्कल पॉलिसी जो है वो बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है, बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है, हमारे इकोनॉमी को ग्रो कर सकती है, इंक्लूसिव ग्रोथ कर सकती है, इंक्लूसिव ग्रोथ कर सकती है। और और फिस्कल पॉलिसी से भी मनी सप्लाई यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि फिस्कल पॉलिसी से इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा या एम्प्लॉयमेंट कैसे कंट्रोल होगा, उनको समझेंगे। पहले एक बार हम अपनी स्लाइड्स देख लें। ठीक है, देखिए फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल जो वर्ड है वो कहां से आया है? फिस्कल वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है बास्केट। बास्केट का मतलब टोकरी, बास्केट, यानी कि कुछ बता रहा है ये कि पब्लिक पर्स को सिंबलाइज कर रहा है, कि लोगों से संबंधित कुछ बता रहा है कि खरीदारी, यानी आप परचेज कितना कर रहे हो, आप सेल कितना कर रहे हो। फिस्कल का मतलब होता है बास्केट। ठीक है, ये एक टर्मिनोलॉजी है। बास्केट से समझ आ रहा है भाई एक टोकरी है और उसके अंदर कितना सामान है, कितना बाहर निकल गया, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन एक सिंबॉलिक सा वर्ड है। फिस्कल पॉलिसी क्या है? इसके अंदर सेट ऑफ गवर्नमेंट डिसीजंस होते हैं। किससे किसके रिगार्डिंग डिसीजंस होते हैं? टैक्सेशन के रिगार्डिंग, एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग, सब्सिडीज के रिगार्डिंग और अदर फाइनेंशियल ऑपरेशन, यानी भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिसीजंस को ही फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। कितना टैक्स करना है, कितना टैक्स कम करना है, कितना ज्यादा करना है, एक्सपेंडिचर कितना कम ज्यादा करना है, इन सब चीजों के डिसीजन को ही फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, और फिस्कल पॉलिसी को यूज करके गवर्नमेंट आपकी सेविंग्स को, आपकी इन्वेस्टमेंट को, आपके कंजम्पशन को, इनको इन्फ्लुएंस कर सकता है। सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ को। कैसे? समझिए। जैसे गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम लोग, जो हमारा सिलेंडर है, एलपीजी सिलेंडर है, उस पर 500 रुपीज सब्सिडी दे देंगे। क्या किया गवर्नमेंट ने? अपनी सब्सिडी इंक्रीज कर दी कि हम उस पर 500 रुपीज सब्सिडी दे देंगे। इट मीन्स गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, हमारी सेविंग बढ़ जाएगी, हम सेव ज्यादा करेंगे, सेव ज्यादा करेंगे तो भविष्य में कंज्यूम ज्यादा करेंगे। जब कंज्यूम ज्यादा हो रहा है इट मीन्स आप लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा कर रहे हैं तो इट मीन्स इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगा। कहने का भाव क्या है कि गवर्नमेंट के एक्शंस की वजह से हमारी सेविंग्स, हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारा कंजम्पशन, प्राइस स्टेबिलिटी, ये सब चीजें मायने रखती है। और इसी सब डिसीजंस को ही हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। रोल ऑफ फिस्कल पॉलिसी। एक अच्छी फिस्कल पॉलिसी आपको फुल एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। एक अच्छी फिस्कल पॉलिसी फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ इन्फ्लेशन से लड़ने में मदद कर सकता है, यह आपकी इंक्लूसिव ग्रोथ कर सकता है, रीजनल बैलेंस ग्रोथ कर सकता है, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी कर सकता है। एक एक करके सब बातों को समझते हैं।
ठीक है, एक एक करके सारी बातों को समझते हैं कि कैसे काम होता है, क्या होता है। समझिए फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने क्या कहा, सबसे पहले पहला पॉइंट समझ रहे हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर सकता है फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट ने ऐसा कह दिया, हम अपना जितना भी एक्सपेंडिचर होगा, जितना भी हमें खर्चा करना होगा, अब की बार हम फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे, हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाएंगे, हम बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स खोलेंगे, हम बहुत सारे एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, हम बहुत सारे रेलवे स्टेशन बना रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट ने क्या कहा, हम कैपिटल यानी एसेट को क्रिएट करने में खर्चा कर रहे हैं। अब क्योंकि गवर्नमेंट का खर्चा है तो फिस्कल पॉलिसी के अंडर आएगा, फिस्कल पॉलिसी के अंडर आएगा। और अगर कहीं फैक्ट्री बन रही है, इंडस्ट्री बन रही है, शॉपिंग हो रही है, एयरपोर्ट्स रेलवे बन रहे हैं, इट मींस वहां पे लेबर की जरूरत तो होगी, लेबर की जरूरत होगी तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पहला पॉइंट समझ लिया। अब हम दूसरा पॉइंट समझते हैं कि किस तरीके से जो है इन्फ्लेशन से फाइट करता है फिस्कल पॉलिसी, इसको समझना। गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि अब की बार इनकम टैक्स आप लोगों को पहले से कम देना है। पहले गवर्नमेंट ने यह कहा था कि आप 50% इनकम टैक्स देंगे, और अब गवर्नमेंट ने कहा है आप 10% इनकम टैक्स देंगे। तो इससे क्या फर्क पड़ा, इसको समझो। मैं पहले 100 रुपीज अर्न करती थी, 100 रुपीज मेरी इनकम थी। इनकम टैक्स जो है वो 50% था, इनकम टैक्स जो है वो 50% था। मींस मैं 50 रुपीज तो दे देती थी गवर्नमेंट को और 50 रुपीज अपने पास रखती थी डिमांड करने के लिए। अब गवर्नमेंट ने क्या कह दिया कि जो इनकम टैक्स है वो 10% है। इट मींस मुझे गवर्नमेंट को तो देना है 10 रुपीज, और जो 90 रुपीज है उससे मैं अपनी डिमांड करूंगी, से मैं डिमांड करूंगी। इट मींस मेरी डिमांड बढ़ रही है, मेरी डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो मेरा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। समझना बात को। अब ऐसे ही गवर्नमेंट ये कह दे कि नहीं नहीं हम तो 60% टैक्स लेंगे। कितना लेंगे, 60% टैक्स लेंगे। इट मींस 60 रुपीज गवर्नमेंट ले लेगी, आपके पास ओनली 40 रुपीज बचे हैं डिमांड करने के लिए। अब आप कम डिमांड करोगे तो कम इन्फ्लेशन हो जाएगा। इट मींस कि फिस्कल पॉलिसी का यूज करके इन्फ्लेशन से भी लड़ा जा सकता है। एक तो ये तरीका है इन्फ्लेशन से लड़ने का। दूसरा तरीका क्या है इन्फ्लेशन से लड़ने का, उसको समझना। दूसरा तरीका इन्फ्लेशन से लड़ने का क्या है, इसको समझें। गवर्नमेंट ने पहले क्या कहा था कि हम 1200 रुपए के सिलेंडर पे, 1200 रुपए के सिलेंडर पे हम लोग क्या करेंगे, हम केवल 50 रुपीज आपको सब्सिडी देंगे, 50 रुपीज सब्सिडी देंगे। अब आपकी पॉकेट में 1200 रुपए थे, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या कहा, 50 रुपीज हम देंगे और 1150 रुपए तुम दे देना। आपकी पॉकेट में कितना बचा, आपकी पॉकेट में आपने 1150 रुपए दे दिए, आपकी पॉकेट में ओनली 50 रुपीज बचे, जिससे आप किसी और चीज की डिमांड कर रहे हो, जिससे आप किसी और चीज की डिमांड कर रहे हो। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने यह कहा कि हम अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज कर रहे हैं, यानी हम अपनी सब्सिडीज जो है वो बढ़ा रहे हैं, सब्सिडीज को इंक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब अब 1200 रुपए के सिलेंडर पे आप लोगों को 400 रुपए सब्सिडी मिल रही है, 400 रुपए सब्सिडी मिल रही है। इट मींस आपको अपनी पॉकेट का 800 रुपया ही खर्च करना पड़ा, 800 रुपया ही एक्सपेंड करना पड़ा। बचा हुआ जो 400 रुपया आपकी पॉकेट में बच गया है, उससे आप कुछ और डिमांड कर रहे हो, ठीक है। जब यानी कहने का मतलब क्या है, अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ा रही है, अपनी सब्सिडी बढ़ा रही है, तो डिमांड बढ़ती है मार्केट में। डिमांड क्यों बढ़ती है, क्योंकि जितना गवर्नमेंट ने दे दिया उतना ही अमाउंट हमारी पॉकेट में सेव हो गया और चीजों की डिमांड करने के लिए। समझ रहे हो बात को। यानी कहने का भाव क्या है, अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करती है तो इससे इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, क्योंकि डिमांड करने के लिए आपके पास पैसा ज्यादा बच गया है। अगर गवर्नमेंट अपनी सब्सिडीज को कम कर देती है तो आपका सारा पैसा सामान खरीदने में लग जाता है और आप एक्स्ट्रा डिमांड नहीं कर पाते हो। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है, टैक्स रेट में कम ज्यादा करके या सब्सिडीज में कम ज्यादा करके। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, गवर्नमेंट कह दे हम ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं जिससे स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, डिफेंस में, हर तरीके के एरिया के अंदर ग्रोथ करेंगे। तो इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव का मतलब होता है सबको इंक्लूड कर देना, ठीक है, समावेशी।
फिर उसके बाद है रीजनल बैलेंस ग्रोथ, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक क्षेत्र के अंदर तो बहुत सारा डेवलपमेंट कर दिया और दूसरे रीजन में डेवलपमेंट किया ही नहीं। तो बैलेंस्ड ग्रोथ गवर्नमेंट कर सकती है अगर एक अच्छी फिस्कल पॉलिसी बनाई जाए तो। और एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी भी देखी जा सकती है कि कितना अमाउंट जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे कितना टैक्स लगेगा, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे कितना टैक्स लगेगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को भी मेंटेन कर सकते हो कि रुपए के बदले में डॉलर कितना, डॉलर के बदले में युआन कितना, ये सारी चीजें जो है वो मैनेज की जा सकती है फिस्कल पॉलिसी का यूज करके। ठीक है, तो रोल ऑफ फिस्कल पॉलिसी क्या है वो हमको समझ आ गया, क्लियर हो गई होगी आपको बातें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ये फिस्कल पॉलिसी के अंदर ही एक चीज होती है बजट। जैसे हम घर में बजट बनाते हैं ना, हम घर में क्या देखते हैं, हमने देखा भाई, मैंने देखा मेरी इनकम घर में 5,000 रुपए है मंथली की। इनकम 5,000 रुपए है तो मैं इसी हिसाब से अपना खर्च करूंगी कि नहीं मुझे स्कूटी नहीं लेनी, मुझे तो साइकिल ही लेनी है, स्कूटी के तेल का पैसा मैं नहीं भर पाऊंगी, मुझे बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, मैं तो साइकिल पे ही काम चला लूंगी। यानी कहने का मतलब क्या है, बजट जैसा हम घर का बनाते हैं, कितना कमाई हुआ, कितना खर्चा हुआ, कितना हमारे पास सेव हुआ, इस चीज को बजट कहते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, हर साल अपनी इनकम और अपनी एक्सपेंडिचर को काउंट करता है कि हमारा एक्सपेंडिचर कितना हुआ, हमारा इनकम कितना हुआ, हम अपनी इनकम को और कैसे बढ़ा सकते हैं, हम अपने एक्सपेंडिचर को कम कैसे कर सकते हैं, कहाँ पे खर्चना है, कितना खर्चना है, ये सब चीजें बजट कहलाती है। तो बजट क्या है, बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। बजट को आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहीं पे भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी बजट शब्द यानी वर्ड बजट जो है वो लिखा नहीं हुआ है, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। आर्टिकल 112 में बजट शब्द के स्थान पे यानी बजट वर्ड की जगह कौन सा टर्म यूज किया हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी हर वर्ष, एनुअल यानी एवरी ईयर हमको फाइनेंशियल यानी कि पैसे का, फाइनेंस का स्टेटमेंट दे दीजिए कि आपने कितना खर्चा कितना खाया। ठीक है, एस्टिमेटेड रेवेन्यू बता दीजिए, हमें एक्सपेंडिचर बता दीजिए, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या करना है वो बता दीजिए। ठीक है, ये एक प्राइमरी तरीका है कि किस तरीके से गवर्नमेंट अपने फिस्कल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेगी। बजट बना के अपने फिस्कल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हैं। फिस्कल पॉलिसी ने गवर्नमेंट में ने डिसीजन ले लिया टैक्स रेट बढ़ाए जाएंगे, टैक्स रेट घटाए जाएंगे। अब ये सारी बातें आपको कैसे पता लगेगा, जब बजट सुनाया जाएगा। यानी बजट एक तरीका है फिस्कल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का। इट इज द प्राइमरी टूल यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट इट्स फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, अब समझते हैं। 3 तरीके के फंड्स जो है वो बजट से रिलेटेड होते हैं। ये आप वैसे पॉलिटी में पढ़ेंगे डिटेल में, ये पॉलिटी के अंदर आता है, बट जो इकोनॉमिक सेक्शन है वो मैं आपको करवा रही हूँ। 3 फंड बजट से रिलेटेड होते हैं। सबसे पहला होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसको कहते हैं भारत की संचित निधि। फिर है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, जिसको कहते हैं लोक लेखा। और फिर है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, यानी भारत की आकस्मिक निधि। ये 3 तरीके का फंड भारत के साथ जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 266 में इन दोनों फंड्स का जिक्र है और आर्टिकल 267 में कंटिजेंसी फंड मेंशन है। तो 3 फंड कौन कौन से हैं, इनमें कहां से पैसा आता है उसको समझिए। पहले मैं आपको मोटा मोटा सा बता देती हूं, फिर हम स्लाइड्स पे चलेंगे। ठीक है, अब समझो बात को। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसमें पैसा आता कहां से? ये 3 मैंने बॉक्स बना दिए। ठीक है, 3 बॉक्स बना दिए। एक को कह दिया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक को कह दिया पब्लिक अकाउंट, एक को कह दिया कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कहां से सब कुछ आएगा, जो भी आप टैक्स का पैसा भरते हो वो सारा टैक्स का पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आता है। ठीक है, फिर आईएएस ऑफिसर को सैलरी देना, जजेस को सैलरी देना, ये सारे काम जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही होता है। बड़े बड़े गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, इनको अगर सैलरी देना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही वो सैलरी दी जाती है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कोई भी पैसा पार्लियामेंट अप्रूवल के बिना आप नहीं निकलवा सकते। 1 रुपया भी इसका पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना नहीं निकल सकता। अब दूसरा है पब्लिक अकाउंट। इसमें कहां से पैसा आता है? इसमें पैसा आता है प्रोविडेंट फंड का, स्मॉल सेविंग स्कीम का। जैसे आपने पोस्ट ऑफिस में किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, ये सब खरीद लिए, ये सब पब्लिक अकाउंट इंडिया में आता है। अब तुम खुद सोचो, किसी ने पीएफ में पैसा डाला, प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला, तो वो किसी भी वक्त अपना पैसा मांग सकता है।
ऐसे ही कोई पोस्ट ऑफिस में जमा कर रहा है तो पोस्ट ऑफिस से अपने पैसे निकलवा भी सकता है। अगर हम बार बार पार्लियामेंट का अप्रूवल ले फिर तो बिल पास करते करते ही सदियां बीत जाएंगी, व्यक्ति को पैसा मिल ही नहीं पाएगा प्रोविडेंट फंड वालों का। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए जो पब्लिक अकाउंट होता है वहां पे पार्लियामेंट अप्रूवल की नीड नहीं होती। नो पार्लियामेंट अप्रूवल नीडेड, यहाँ पे पार्लियामेंट अप्रूवल की नीड नहीं होती है। ठीक है। तीसरा है कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी का मतलब क्या होता है? सडनली कुछ हो जाना, आकस्मिक कुछ हो जाना, कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई। इसके अंदर 500 करोड़ रुपया हर वक्त होता था, 500 करोड़ रुपीज एवरी टाइम होता था। अब इसको इंक्रीज करके 30,000 करोड़ रुपया कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया में कर दिया है। इसको प्रेसिडेंट के नाम से रखा जाता है कि प्रेसिडेंट का है ये फंड। प्रेसिडेंट फिर राहत कोष, आपने सुना होगा कि कहीं पे बाढ़ आ गई तो भारत ने इतनी मदद कर दी, तो उन चीजों के लिए इसको फिर यूज करता है। ठीक है। तो ये 3 फंड होते हैं, वैसे प्रेसिडेंट के नाम पे होता है पर इसको संभालता कौन है? एक आईएएस ऑफिसर संभालता है। ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है, कैबिनेट रैंक का सेक्रेटरी, वो इसको संभालता है। तो ये इसका जिक्र जो है 267 में है। बाद में यहां से खर्चा करने के बाद पार्लियामेंट अप्रूवल देगी। खर्चा हो चुका है फिर उसके बाद पार्लियामेंट अप्रूवल देगी। पब्लिक अकाउंट में पार्लियामेंट की जरूरत ही नहीं है, कंटिंजेंसी में बाद में जरूरत है। और यहां निकालने से पहले, यूज करने से पहले, पैसे को यूज करने से पहले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना जरूरी होता है। इस तरीके से ये 3 फंड एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। समझ गए बात को? अब देख लेते हैं एक एक करके। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा कहां से आता है? टैक्सेस का। भारत सरकार जो लोन लेती है वो सारा पैसा, जो लोन हमने दिए हुए थे वो पैसा वापस आ गया यानी लोन रिकवर हो गया, वो सारा पैसा यहां आता है। इससे पैसा निकालने के लिए आपको पार्लियामेंट परमिशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। पार्लियामेंट परमिशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक एक्सपेंडिचर होता है जिसको कहते हैं चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। चार्ज्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो वाला खर्चा, वो वाला एक्सपेंडिचर जिसपे वोटिंग नहीं होगी पार्लियामेंट में, सिर्फ पास किया जाएगा। वोटिंग नहीं होगी, बस कह दिया कि इस पे आप चर्चा बहस कुछ नहीं कर सकते, उसको कहते हैं चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। जैसे जजेस की सैलरी, जैसे पीएम की सैलरी, जैसे प्रेसिडेंट की सैलरी, जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सैलरी, इन सैलरी पे बहस नहीं होगी। जो मेंशन किया हुआ है उतनी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से बाहर निकाल देंगे, तो पार्लियामेंट परमिशन की भी जरूरत नहीं होती है इतनी। ठीक है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आपको क्या याद रखना है? जितना पैसा होता है उसके विड्रॉल के लिए हमें पार्लियामेंट परमिशन की जरूरत होती है। उसके बाद है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। इसमें पैसा कहां से आता है? प्रोविडेंट फंड का, स्मॉल सेविंग स्कीम का, पोस्टल डिपॉजिट का। पोस्ट ऑफिस में जो पैसा जमा होता है ना, वो वाला पैसा यहां आता है। गवर्नमेंट का काम क्या होता है? बैंकर की तरह इस फंड को इधर से उधर करता है और इसके लिए पार्लियामेंट परमिशन जरूरी नहीं है। खुद सोच के देखो, आपने पीएफ में पैसा डलवाया, आपका मन है कि 5 साल के बाद आप इसको निकलवा ले, मेरा मन है 6 साल के बाद इसको निकलवा लूं। तो अब सोचो इस बात को कि अगर पार्लियामेंट की परमिशन अगर चाहती पब्लिक अकाउंट में, फिर तो अपने को पैसा मिलना ही नहीं था। ये तो बहस करते हुए, वोटिंग करते हुए कितना समय लग जाता। तो इसलिए कहा गया कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के से पैसा लेने के लिए पार्लियामेंट परमिशन की जरूरत नहीं होती। उसके बाद कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो अनफोर्सिन इवेंट्स हो जाते हैं, अचानक से कोई इवेंट हो जाता है, उसको हम कंटिंजेंसी फंड, जैसे कि बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, ठीक है, वोल्केनो आ गया, ये फाइनेंस सेक्रेटरी का जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है वो इसको संभालता है। आईएएस ऑफिसर होता है ये फाइनेंस सेक्रेटरी, जो 1 रुपए के नोट पर साइन करता है। फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्तीय सचिव। ठीक है। प्रेसिडेंट के बिहाफ पे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर में फाइनेंस सेक्रेटरी जो होता है वो इसको संभालता है। इसके लिए पार्लियामेंट अप्रूवल सब्सिक्वेंटली ऑब्टेन्ड होता है। खर्च करने के बाद फिर वो अप्रूवल ले लिया जाता है, एक फॉर्मेलिटी होती है। ठीक है। फिर जैसे मान लीजिए इसके अंदर 30,000 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। मान लो ये 30,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ हमने नेपाल को दे दिए, क्यों पे वहां पे भूकंप आया हुआ है। ठीक है, वहां भूकंप आया हुआ है, इसमें तो 20,000 करोड़ रह गए। अब 10,000 करोड़ तो आपने दे दिए, तो फिर से जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वहां से इसको रिफिल किया जाता है। ठीक है। फिर से इसके अंदर 30,000 करोड़ इकट्ठा किया जाएगा। पहले ओनली 500 करोड़ रुपया इसमें रखते थे, अब 30,000 करोड़ रखते हैं, जिसमें से 40% अमाउंट डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास होगा और 60% अमाउंट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के पास होता है। तो ये कंटिंजेंसी फंड और ये सारे जितने भी फंड्स थे वो हमने समझे। ठीक है। उसके बाद बजट की हिस्ट्री पे चलते हैं।
देखो, जो फर्स्ट बजट भारत का आया था वो 18 फरवरी 1860 में जेम्स विल्सन लेके आए थे। ये 1860 में ही क्यों आया, इसको समझो। इससे पहले 1857 की एक रिवॉल्यूशन हुआ था। आज तक कभी भी इंडिया ने इतने बड़े मास लेवल पे अंग्रेजों का विद्रोह नहीं किया था जितना 1860 1857 में किया। अंग्रेजों का बहुत सारा पैसा खर्च हो गया उस रिवोल्ट को सप्रेस करने में, उस रिवोल्ट को दबाने में, तो इनका बजट बिगड़ गया था। जेम्स विल्सन को बुला के कहा कि भैया तुम देखो कि कितना खर्चा लगा है, क्या लगा है, ये सारी चीजें फिर जेम्स विल्सन ने देखी थी 18 फरवरी 1860 को बजट बना के। आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हम आजाद हो गए तब पहला बजट किसने और कब बनाया? 26 नवंबर 1947 को आर के षणमुखम चेट्टी ने अपना पहला इंडिपेंडेंट बजट बनाया। इन 2019 निर्मला सीतारमन ने बजट का नाम बही खाता कह दिया। देखो हुआ क्या, एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड का मतलब होता है, फ्रेंच वर्ड है कौन सा, बॉगेट। फ्रेंच वर्ड कौन सा है, बॉगेट। बॉगेट का मतलब होता है बैग ऑफ लेदर, बैग ऑफ लेदर यानी चमड़े का थैला, बैग ऑफ लेदर। जब कभी भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बजट को सुनाने आते थे तो एक सूटकेस हाथ में लाते थे, सूटकेस यानी अटैची हाथ में लाते थे और वो लेदर का होता था। बैग ऑफ लेदर से वर्ड निकला बोगेट, और बोगेट से हमने थोड़ा सा उसमें चेंज करके नाम क्या दे दिया, बजट। ठीक है, 2019 में निर्मला सीतारमन कहने लगी कि मैं ये बैग ऑफ लेदर नहीं लेके जाऊंगी, मैं रेड कलर के कपड़े में फोल्ड करके सारे पेपर लेके जाऊंगी, और नाम क्या कह दिया इसको, बही खाता। 2020 से कोरोना आ गया था तो डिजिटल बजट हमारा लॉन्च होने लगा। 1973-74 के बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस साल जो डेफिसिट है, जो घाटा था, वो बहुत ज्यादा था। 1997-98 के बजट को ड्रीम बजट कहा जाता है क्योंकि इस समय टैक्स रेट्स काफी लो थी। सबसे ज्यादा बार बजट मोरारजी देसाई ने प्रस्तुत किया है, सबसे ज्यादा बार मोरारजी देसाई ने प्रस्तुत किया है। ठीक है, ये सारी चीजें भी आप पॉलिटी में करेंगे, पर मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। बजट जो पास होता है ना, प्रेसिडेंट की अनुमति से होता है, प्रेसिडेंट की परमिशन से होता है। प्रेसिडेंट कहेंगे, उसके बाद बजट को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में भी कौन से हाउस में, लोकसभा में, ओनली लोकसभा में ही इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। पास दोनों से होगा लेकिन इंट्रोडक्शन लोकसभा से ही होगा। कौन इसको सुनाएगा? फाइनेंस मिनिस्टर इसको एवरी ईयर सुनाते हैं। कौन सुनाता है? फाइनेंस मिनिस्टर इसको एवरी ईयर सुनाते हैं। और 6 चरणों में, 6 फेजेस में फिर ये पास होता है। सबसे पहला फेज होता है, प्रेजेंट करते हैं उसको। दूसरे में जनरल डिस्कशन होती है, बड़ी कोई डिस्कशन नहीं होती है। फिर जांच होती है जिस डिपार्टमेंट ने जितना पैसा मांगा है। जैसे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कह दिया हमको 2000 करोड़ चाहिए, डिफेंस वालों ने कह दिया हमको 5000 करोड़ चाहिए, इसलिए अब उन सारे डिपार्टमेंट्स की जांच होगी। जांच होने के बाद मान लीजिए अब यूं लगा कि स्पोर्ट्स वालों ने तो 1000 करोड़ मांगा था, जरूरत इनको है ही नहीं, तो अब ये बिल जैसे ही पास आएगा कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को 1000 करोड़ दे दें क्या, अब इसके ऊपर कट मोशन आएंगे। कोई कहेगा नहीं देना, कोई कहेगा दे दो, कोई कहेगा काट के दे दो, थोड़ा दे दो। इस तरीके से वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, कट मोशन, गिलोटिन, ये सारे काम अब चौथे पड़ाव पे हो। फिर उसके बाद जिस विभाग का जितना पैसा डिसाइड हुआ, स्पोर्ट्स वाले आपको 1000 नहीं मिलेगा, आपको 900 करोड़ मिलेगा। मतलब एप्रोप्रिएशन बिल से वो सारा खर्चा जो है वो सारा खर्च कर दिया जाएगा। ठीक है, और फाइनेंस बिल लास्ट में पास होता है। फाइनेंस बिल के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है वो फाइनेंस बिल में होता है, गवर्नमेंट कितना कमाई कर रही है वो फाइनेंस बिल में होता है, और गवर्नमेंट को कितना खर्चे के लिए पैसा चाहिए वो एप्रोप्रिएशन बिल में होता है। ध्यान रखेंगे, खर्च के लिए एप्रोप्रिएशन बिल और कमाई के लिए यानी इनकम के लिए फाइनेंस बिल होता है। ठीक है, ये 6 चरण होते हैं किसी भी बजट को पेश करने के लिए। जो फाइनेंस बिल और एप्रोप्रिएशन बिल है इसको मनी बिल कहते हैं अंडर आर्टिकल 110। ये मनी बिल क्या होता है इसको समझो। देखो, जब आप पॉलिटी समझोगे तो आपको पता होगा कि 4 तरीके के बिल्स होते हैं। पहला होता है ऑर्डिनरी बिल, बिल्कुल साधारण सा बिल, ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, दूसरा होता है मनी बिल, मनी बिल। तीसरा होता है आपका फिनेंस बिल, फिनेंस बिल। और चौथा होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। हमको इन दो पे ध्यान रखना है। देखो, फाइनेंस बिल क्या होता है, जिसमें पैसे का जिक्र हो, मनी का जिक्र हो, उसको फाइनेंस बिल कहते हैं। लेकिन अगर मनी के साथ साथ टैक्स की भी बातें हो, मनी के साथ साथ टैक्स की भी बातें हो, उसको हम मनी बिल कहते हैं।
और आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 में मनी बिल के बारे में बताया हुआ है कि ये कैसे रिप्रेजेंट होगा और कैसे पास होगा। क्या बताया हुआ है समझिए। मनी बिल के बारे में ऐसा कह रखा है, पहले समझो मनी बिल कहेंगे किसको। मान लीजिए ऐसे कह दिया कि रमेश की सैलरी इंक्रीज कर दो, रमेश की सैलरी इंक्रीज कर दो। क्या इसमें टैक्स की बातें हैं? नहीं है। क्या इसमें पैसे की बातें हैं? है। तो हम क्या कहेंगे? ये फाइनेंस बिल है। ये कैसा बिल है? ये फाइनेंस बिल है। ठीक है। ये फाइनेंस बिल क्यों कहलाया जा रहा है? क्योंकि इसमें पैसे की बातें हैं। ठीक है। रमेश की सैलरी इंक्रीज कर दो, ये एक फाइनेंस बिल है क्योंकि इसमें पैसे का जिक्र है। मनी, अब मैंने कह दिया रमेश की सैलरी पर टैक्स बढ़ा दो, रमेश की सैलरी पर टैक्स बढ़ा दो। अब आपने देखा पैसे के साथ साथ टैक्स की बातें भी हो गई। तो ये बिल कैसा बिल बन गया? ये बिल मनी बिल बन गया। कोई भी फाइनेंस बिल जिसके अंदर पैसे का बातें हो उसको हम मनी बिल कह देते हैं। अब कोई बिल मनी बिल हो गया तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? सबसे पहले तो डिसीजन कौन लेता है कोई बिल मनी बिल है या नहीं है? डिसीजन लेगा लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर ने अगर किसी बिल को मनी बिल कह दिया तो वो मनी बिल है, फिर आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते कि कैसे है नहीं है। ठीक है, उसने कह दिया तो वो मनी बिल है। मनी बिल होने से क्या होगा? सबसे पहले तो प्रेसिडेंट से पूछ के ही आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। प्रेसिडेंट अप्रूवल जरूरी है इसको पेश करने से पहले। दूसरा, ये केवल लोकसभा में होगा, केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। लोकसभा से पास हो गया, पास होने के बाद ये राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा के पास 14 डेज का टाइम है, 14 डेज का टाइम है। अब राज्यसभा क्या करेगा? या तो इसको एक्सेप्ट करेगा, या इसको रिजेक्ट करेगा, या इसको अमेंड करने को कहेगा। ठीक है, या तो एक्सेप्ट करेगा, या रिजेक्ट करेगा, या अमेंड करने को कहेगा, कुछ काम करेगा। तो अब देखो होगा क्या, 14 दिन के टाइम में अगर वो चुप है, कुछ भी नहीं बोला, या उसने अमेंड करने को कहा, या रिजेक्ट कर दिया, या कुछ भी कर दिया, या उसको एक्सेप्ट कर लिया, कुछ भी कर लिया, ये फाइनल डिसीजन लोकसभा का होगा कि राज्यसभा के लिए क्या करना है। मतलब राज्यसभा मनी बिल में कुछ नहीं कर सकता, उसको पास ही माना जाता है। राज्यसभा हाँ कहे ना कहे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मनी बिल को लोकसभा के कहने से ही पास माना जाता है। उसके बाद ही प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट इसको या तो एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा, इसको रिटर्न नहीं कर सकता लोकसभा में फिर से कि तुम एक बार फिर से विचार कर लो। एक्सेप्ट या रिजेक्ट दोनों में से एक काम करेगा, रिटर्न नहीं करेगा। ये मनी बिल होता है, और अपना जो बजट है वो एक मनी बिल ही होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें टैक्स की बातें हैं। जब आपका बजट सुनाया जाता है तो बताते हैं ना इतना टैक्स कम हो गया, इतना टैक्स लग गया, तो ये टैक्स की बातें होती है, तो मनी बिल होता है। ठीक है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर की। इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से कब तक है? वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 31 मार्च तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 1867 में ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने ये फाइनेंशियल ईयर बनाया था ताकि वो लोग लंदन से अलाइन कर सके, ताकि वो अपने देश के साथ अलाइन कर सके, इसलिए उन्होंने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का भारत के लिए भी फाइनेंशियल ईयर बना दिया था। फिर बातें चली, हम लोगों ने ब्रिटिश लिगेसी को ही कंटिन्यू रखा। फिर एक शंकराचार्य कमेटी बिछाई गई। शंकराचार्य कमेटी से पूछा गया कि हमको क्या फाइनेंशियल ईयर चेंज करना चाहिए? उन्होंने मना कर दिया, और तब से लेके अब तक हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च ही चल रहा है, ये चेंज नहीं हुआ। ठीक है। फिर एक शब्द होता है वोट ऑन अकाउंट। ये वोट ऑन अकाउंट क्या होता है इसको क्लियर कर लेते हैं, समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझे। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है इसको समझो। देखो, वोट ऑन अकाउंट पहले क्या होता था, ध्यान से सुनेंगे। पहले क्या होता था, जो बजट है वो लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी पे सुनाया जाता था। लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को इंट्रोड्यूस होता था, 28 फरवरी को इंट्रोड्यूस होता था। ठीक है। अब देखो हुआ क्या, ये 28 फरवरी को आपको सुनाया, सुनाने के बाद अब होगा क्या, अब 4 वीक्स के लिए, लगभग 4 वीक्स के लिए, जो पहले आप इसको ऐसे और क्लियर करते हैं, एक बार समझो, डेट वाइज हम काम करते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाए।
एक मिनट। देखिए समझते हैं। बजट जो है 31 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के लिए आया है। जैसे ही 31 मार्च 2023 खत्म हो जाएगी, पुराने वाला बजट लागू होना बंद हो जाएगा, हमको नए बजट की जरूरत है। अब होता क्या है, 28 फरवरी को आपको बजट सुनाया गया। अब 2 महीने के लिए, 2 मंथ के लिए पार्लियामेंट की छुट्टी कर दी जाती है, जिसके दौरान सारी स्क्रूटनी होती है। जिसने जितना पैसा मांगा है उसकी स्क्रूटनी होगी, उसकी जांच होगी। अप्रैल में ये आके मिलते हैं। अब अप्रैल में मिलने के बाद वो बजट जो है वो पास होता है। अब पास होने में भी लगभग 2 महीने लग जाते हैं। पास होते होते, बहस होते होते लगभग 2 महीने लग जाते हैं। अब 2 महीने लग जाते हैं मतलब टोटल समय क्या आ गया, अप्रैल के बाद मई आ गया, अप्रैल के बाद जून आ गया। लेकिन जो पुराना बजट है वो 31 मार्च 2023 को खत्म हो चुका। फिर अब होगा क्या, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, मतलब लगभग आप ऐसा मान के चले अप्रैल और मई का खर्चा कैसे निकलेगा पता नहीं, क्योंकि पिछला बजट तो खत्म हो गया और नए वाला बजट अभी पास ही नहीं हुआ है, समय लगेगा उसमें। तो क्या होता है, कुछ पैसा अलग निकाल दिया जाता है। भाई यूं कह दिया 100 रुपए अलग निकाल दिए और इन 100 रुपए से आप इन 2 महीने में खर्चा कर लेना। एक एस्टिमेटेड सी अमाउंट अलग निकाल दी जाती है कि इन 2 महीनों में आप लोग 100 रुपए का खर्चा कर लेना, 100 रुपए एक्सपेंड कर लेना। इस 100 रुपए को ही क्या कहा जाता है, वोट ऑन अकाउंट। मतलब वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, ये 2 महीने का खर्चा निकालता है। 2 महीने का खर्चा निकालता है। कौन कौन से 2 महीने का, अप्रैल और मई का खर्चा वोट ऑन अकाउंट कहलाता है। अब हुआ क्या, मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी बोले इसको लास्ट वर्किंग डे पे नहीं, फर्स्ट वर्किंग डे पे अनाउंस करना शुरू करो। अब हमारा बजट 1 फरवरी को अपने पास आ जाता है और इसकी डिस्कशन 1 अप्रैल तक पूरी होके हमारा जो बजट है वो पास हो जाता है। यानी 31 मार्च को पुराना बजट समाप्त होगा और 1 अप्रैल को नया बजट लगने के लिए तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से बीच में कोई गैप ही नहीं आता है खर्चा करने का। इस वजह से वोट ऑन अकाउंट की अब कोई जरूरत ही नहीं होती। बजट को 1 महीने पहले सुनाने लग गए, 28 फरवरी से 1 फरवरी को सुनाने लगे तो डिस्कशन भी जल्दी जल्दी हो जाएगी। डिस्कशन जल्दी जल्दी हो जाएगी तो 1 अप्रैल को आपका नया बजट तैयार हो जाता है। आपको अलग से 2 महीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उन 2 महीनों का खर्चा कैसे निकाले। इसलिए मैंने लिखा है कि वोट ऑन अकाउंट की अब जरूरत ही नहीं है, नो लॉन्गर नीडेड। ठीक है। अब एक शब्द होता है जिसको कहते हैं इंटरिम बजट। इंटरिम बजट क्या होता है, ये इलेक्शन ईयर में पेश किया जाता है, इलेक्शन ईयर में प्रस्तुत किया जाता है। इलेक्शन जब भी इलेक्शन ईयर होगा, जैसे 2014 का, 2019 का, 2024 का, जो इलेक्शन ईयर होता है उसमें जो बजट आता है उसको इंटरिम कहते हैं। इंटरिम का मतलब क्या होता है, नॉन परमानेंट। नॉन परमानेंट बजट इंटरिम बजट कहलाता है, इलेक्शन ईयर में पेश होता है। क्या, क्यों, कैसे होता है, समझो। अब देखो क्या होता है, जब कभी भी इलेक्शन है, भाई मान लीजिए अक्टूबर 2024 में इलेक्शन है, तो जब बजट आएगा फरवरी 2024 में, तो इस बजट में गवर्नमेंट कोई भी पॉपुलिस्ट स्कीम नहीं दे सकती। पॉपुलिस्ट स्कीम का मतलब क्या होता है, लुभाने वाली स्कीम। भाई हम तुमको इतनी सारी चीजें फ्री दे देंगे, हम तुम्हारे घर पे सोलर पैनल फ्री में लगवा देंगे, हम तुम्हारा पेट्रोल सस्ता कर देंगे, सबको गोल्ड बांट देंगे। यानी ऐसी कोई पॉपुलिस्ट स्कीम गवर्नमेंट इलेक्शन वाले साल के बजट में नहीं ला सकती। जब उनका पक्का हो जाता है भाई हम इलेक्शन जीत गए, उसके बाद वो इस बजट में कुछ न्यू स्कीम्स को इंट्रोड्यूस कर देते। ठीक है। तो जो ये नॉन परमानेंट वाला बजट होता है, जो अभी पूरा नहीं बना है, जिसमें कोई भी पॉपुलिस्ट स्कीम नहीं डाल सकते हो, उसको इंटरिम बजट कहते हैं और ये इलेक्शन ईयर में पेश किया जाता है। ठीक है। इलेक्शन ईयर में एक्सट्रीम सिचुएशंस जो है आप यूज नहीं कर सकते, आप पॉपुलिस्ट चेंज नहीं कर सकते, इसी को ही इंटरिम बजट कहते हैं। अब बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे इंट्रोड्यूस किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे वन डे बिफोर बजट रिप्रेजेंटेशन। बजट अगर 1 फरवरी को आया तो 31 जनवरी को आपका इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है, जिसको कौन बनाता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर होते हैं, वो इसको बनाते हैं। ठीक है।
2021-22 की थीम क्या होती है? आर्ट एंड साइंस ऑफ पॉलिसी मेकिंग। ये थीम थी 2021-22 के इकोनॉमिक सर्वे की। देखो जो बजट होता है ना, वो 3 साल के बारे में बताता है। जैसे भाई 2022-23 का जब बजट आया, इसके अंदर 2021-22 की बातें लिखी है, ठीक है, इसके अंदर 2022-23 की बातें लिखी है, और इसके अंदर 2023-24 की बातें लिखी है। 21-22 भाई हमने ऐसा किया था, ऐसा हो गया। 2022-23 हम ऐसा करेंगे, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, मतलब 3 साल की बातें बजट के अंदर लिखी होती है। लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, वो किस बात को बताता है? जो काम ऑलरेडी हो चुका है। मतलब 2021-22 में हमने क्या किया, कितने टारगेट लिए थे, कितने पूरे किए, यानी ये गवर्नमेंट का रिपोर्ट कार्ड होता है कि आपने कहा था मैं ऐसा कर दूंगा, किया तो नहीं, कहाँ किया, कितनी परफॉर्मेंस की, इन सब चीजों के बारे में इकोनॉमिक सर्वे बताता है। इकोनॉमिक सर्वे पास्ट को बताता है, बजट जो है वो फ्यूचर को बताता है। 28 जनवरी 2022 से वी अनंत नागेश्वरन ये हमारे नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने हैं, इसको याद रखना। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर डिपार्टमेंट के अंडर काम करता है। इसका टेन्योर 3 साल का होता है और इसको रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं, पर ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये बस पार्लियामेंट की इच्छा से बनाई गई बॉडी है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहती हूं। अब देखिए होता क्या है, जब ब्रिटिशर्स भारत के अंदर रूल कर रहे थे तो ब्रिटिशर्स को अपना सुख दुख का कुछ नहीं पता था, भारतीयों का कुछ लेना देना नहीं था, उनको खुद की डेवलपमेंट करनी थी। और खुद की डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने अपने लिए ट्रेन्स चला दी। आपको पता है 1833 में मालगाड़ी चलने लग गई थी, फ्राइट कॉरिडोर हो गए थे स्टार्ट। 1853 में पैसेंजर गाड़ियां चल गई थी। तो इनको स्पेशल खर्चा ट्रेन्स पे करना था ताकि उनसे अंग्रेजों का ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो जाए। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 1921 में एक कमेटी बना दी। 1921 में कमेटी बना दी और उस कमेटी का नाम था एकवर्थ कमेटी। क्या नाम था उस कमेटी का? एकवर्थ कमेटी। और ये एकवर्थ कमेटी ने ये कहा कि आप लोग दो अलग अलग बजट बनाए करें, एक को कहो रेलवे बजट, रेल बजट, और एक को कहो जनरल बजट। रेल बजट पे ध्यान दो, दूसरे को पड़ा रहने दो। तो एकवर्थ कमेटी ने ये बातें बताई, हमने ये बातें 1924 में लागू कर दी, इंप्लीमेंट कर दी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कब से रेल बजट और जनरल बजट सेपरेट हो गए थे, आपको बताना है 1924 से एकवर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन पे रेल बजट और जनरल बजट अलग हो गए थे। ऐसे ही अब 2016 का समय आ गया, मोदी जी ने कहा मुझे तो किसी एक डिपार्टमेंट पे काम नहीं करना, मुझे तो सब डिपार्टमेंट्स में काम करना है, मुझे रेल बजट अलग से नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने विवेक देबरॉय कमेटी बना दी। 2016 में विवेक देबरॉय कमेटी बना दी और इस कमेटी से पूछा कि हम क्या करें, हमको अलग बजट नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम बजट को उठा के मर्ज कर दो। तो विवेक देबरॉय कमेटी के कहने से 2017 में हमने फिर से रेल बजट और जनरल बजट को कॉमन करके सुनाया। तो आज के दिन भारत में दो अलग अलग बजट नहीं बनते, रेल बजट और जनरल बजट सेम बनता है। ठीक है, सेम डे आता है और एक ही बजट होता है। अब कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं, ध्यान से समझोगे। On the demands for grant and expenditure of different department are passed by the parliament to a bill to draw money from the consolidated fund of India। ये यूं कह रहा है एक्सपेंडिचर करने के लिए जो बिल पास किया जाता है उसको क्या कहते हैं? फाइनेंस बिल, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, अप्रोप्रिएशन बिल। तो मैंने आपको बताया था खर्चे के लिए कौन सा बिल आएगा? फाइनेंस बिल। खर्चे के लिए कौन सा आएगा? अप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है, और इनकम के लिए कौन सा आएगा? फाइनेंस बिल। तो इसका आंसर खर्चा पूछ रहा है वो, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, गवर्नमेंट कौन से बिल से रेवेन्यू को कलेक्ट करती है? उस बिल का नाम बताओ जिसमें वो इनकम जोड़ते हैं। तो अभी बताया मैंने, क्या आंसर आ जाएगा? फाइनेंस बिल। क्वेश्चन 3, फर्स्ट इंडिया बजट किसने रिप्रेजेंट किया था? जेम्स विल्सन ने, जॉन मैथई ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और आर के शनमुखम चेट्टी ने। अगर वो पूछता कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडियन बजट तो बताते आर के शनमुखम शेट्टी, लेकिन उसने कहा फर्स्ट इंडियन बजट, तो जेम्स विल्सन ने 1860 में इसको पेश किया। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ आ गया है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।